भारत का मजदूर किसान, ये नारे तो हम संयुक्त किसान मोर्चा में लगाते रहे, लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसे सभी समुदाय जो उत्पादन करते हैं, जो वितरण करते हैं, जो सभी बुनियादी जरूरतें जनता की पूरी करते हैं, वो कागजी जीवन नहीं जीते हैं। और आज तक उन्होंने अपना योगदान जो दिया है वो श्रम की पूंजी का दिया है, और प्रकृति की पूंजी को बाजारी पूंजी न मानते हुए वो दान धर्म करते रहे, लेकिन उन्हीं को भुगतना पड़ता है सबसे ज्यादा। लेकिन ये सब जब होता है तब हम लोग देखते हैं कि दावा होता है कॉम्पेंसेशन का। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं, पुनर्वास हुआ तो बस ना, हमको क्यों लड़ना पड़ा है 37 साल से। 50,000 परिवारों का एक बांध में हमने पुनर्वास ले लिया, 20,000 को 5 एकड़ जमीन देनी पड़ी, लेकिन कोई तैयार नहीं थे। हर बार उपवास करो, हर बार जल सत्याग्रह करो, लोगों को लड़ना पड़ा। और आज भी अभी 3 दिन सत्याग्रह करके ही हम आए हैं, क्योंकि आज भी कई दलित मजदूर परिवार, कई पशुपालक, कई दुकानदार, मछुआरों के 50 कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनकर हमने ठेकेदार को बाहर रखा, लेकिन संघ का, फेडरेशन का अधिकार अभी भी बाकी रहा। तो क्या बात कहूँ, बात यही है कि तीस्ता हो या कोई भी नदी हो, इन बड़े बड़े बांधों के जो असर होते हैं उसकी भरपाई की कोई सोचते नहीं। NHPC या NTPC जैसी संस्था, उनकी तो क्या बात करें, वो तो बस पावर पावर और पावर इसके पीछे लगती है। पर जब पीपल्स पावर खड़ी होती है तब उनको मानना पड़ता है। आज उत्तराखंड में क्या स्थिति है, हमारे साथी जो आज नहीं रहे, विमल भाई, जिनके साथ में जोशीमठ में रही थी केदारनाथ आस्था के बाद रिलीफ का, राहत का कार्य करने के लिए, एक वो विष्णुगढ़ योजना हो या लोहार घाटी हो, कितने सारे योजनाओं पर उनको लड़ना पड़ा था। ऋत्विक दत्त जी जैसे, जिनको आज घेर के रखा है, मुझे पता नहीं आरोप कितने सच्चे झूठे हैं, पर मुझे पता है कि उन्होंने प्रकृति बचाने के लिए हर बार प्रो बोनो भी काम किया है। लेकिन ऐसे लोग जब कहते हैं, कईयों को, मध्यम वर्गीयों को भी लगता है कि अरे ये तो विकास विरोधी है। ये विकास का विरोध नहीं होता है, ये विनाश का विरोध होता है, ये विस्थापन का विरोध होता है। और विनाश और विस्थापन के साथ विषमता भी होती है। जैसा मैंने कहा कि आखिर पानी हो या प्राकृतिक जमीन हो, आप नए जमींदार, नए पानीदार जो बन गए हैं, उनके हाथ में ये पानी चला जाता है। वो इंडस्ट्रीज को जाता है, जब केंद्रीकृत जल नियोजन होता है तब, और वो बड़े बड़े शहरों को जाता है। आखिर शहर भी भुगतते हैं, उस पर मैं आ रही हूँ। लेकिन ये जो विभाजन होता है जिसके लाभों का, वो विभाजन बिल्कुल विषमता भरा होता है। इसीलिए बड़े बांधों से विकास के बदले विनाश, विस्थापन और विषमता, ये 3 असर भुगतता है समाज। ये हमने ही नहीं, अब देश विदेश में मंजूर हुई बात है। हाँ, एक लॉबी तो बनी रहती है, इंटरनेशनल कमीशन बना रहता है बांधों का, वगैरह वगैरह। और इंजीनियरिंग फैकल्टी में लोग निश्चित ही कहते हैं कि क्या आप पूरे टेक्नोलॉजी को नकारते हैं? बिल्कुल नहीं, हम सही टेक्नोलॉजी चाहते हैं। अमेरिका ने अभी 1000 बांध तोड़े थे, उस पर तो किताब है, डीकमिशनिंग ऑफ डैम्स। और किसकी है? भरत झुनझुनवाला जी। भरत झुनझुनवाला जी हमारे खिलाफ लिखते ही रहे इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम में। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब मैं लेक्चर देने गई, मुझ पर हमला सा एक प्रकार के हो रहा था, तो वो भी उसके खिलाफ नहीं थे। लेकिन जब वो वापस आए अपने अलकनंदा नदी के किनारे के घर में उत्तराखंड में, और उन्होंने देखा कि उत्तराखंड की क्या अवस्था है, वो चकित नहीं, भ्रमित नहीं, वो भयानक हो गए। और वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहकर पहले उन्होंने केदारनाथ हादसा के बाद सभी प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए। ये विकास का विरोध नहीं है, ये विनाश का विरोध है। अमेरिका ने 1000 बांध तोड़े थे, अभी मैंने आंकड़ा सुना 1500 के 1800 तक कहीं पहुंचा है। इसमें केवल बड़े बांध ही नहीं है, कुछ मध्यम बांध भी है, ये निश्चित किताब उपलब्ध है। यूरोपियन देशों ने 4000 बांधों को तोड़कर नदियों को खुला किया। इसलिए नदियों को अविरल और निर्मल बहने दो, ये कहते हुए गंगा के किनारे जो साधु संतों ने अपनी जान गंवाई है, वो ऐसे ढोंगी साधु संत नहीं है। अब जाकर देख के आइए हरिद्वार में कभी,
मातृ सदन, मातृ सदन, तो आपको पता चलेगा क्यों। क्योंकि जो विनाश गंगा के किनारे हो रहा है, गंगा एक्शन प्लान के जैसे बहुत प्लान्स बनते हैं, तीस्ता में भी बना होगा और भी बनता है, कमेटियां बहुत बनती है, यहाँ भी बनी थी, लेकिन उससे सच्चाई पूरी सामने न आते हुए केवल एक राजनीतिक और आर्थिक गठजोड़ क्या दबाव प्रभाव बढ़ते हुए योजनाएं ढकेली जाती है। और ये आज दुनिया समझ रही है। इसका मतलब पानी का इस्तेमाल नहीं करना ऐसा नहीं, जैसे जंगल डुबाए नहीं, जंगल काटे नहीं, जंगल बर्बाद करें नहीं कहते हुए हम ये नहीं कहते कि जंगल का इस्तेमाल नहीं करना, सूखी लकड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा नहीं कहते हैं। पर ये जो बात है मैं कह रही हूँ कि किस प्रकार से इसको हम लोग विकेंद्रित जल जंगल जमीन के नियोजन के साथ आगे बढ़ाएंगे, यह आह्वान, ये चुनौती हमारे सामने रखने वाली बात है। और बहुत से देशों में, क्योंकि मैं वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की कमिश्नर थी, हमने पूरे दुनिया के डैम्स का अभ्यास किया, चाइना के 3 गॉर्जियस डैम से लेकर पाकिस्तान के मंगला और तरबेला तक, फिलीपाइंस के डैम से लेकर अमेरिका के कोलोराडो तक। और क्या निकला उसमें? तो बांध बनाने वाले, बांध को पैसा देने वाले विश्व बैंक के सभी थे। 12 कमिश्नर्स में आंदोलनों की तरफ थे, मैं थी, कुछ एनजीओज की तरफ से 2-3 महिलाएं थी। पर हमने यूनानिमस सर्वसहमति से रिपोर्ट निकाला है, जो आपको भी देखना जरूरी है, वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स का, जिसमें यही कहा है कि सामाजिक और पर्यावरणीय असर जिसका सही मूल्यांकन नहीं होता, जिसकी भरपाई नहीं होती है, वो बड़े बांधों से होता है। और इसके लिए विकल्पों की, पर्यायों की, ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत है। उसी से हम लोगों को जल का नियोजन करना चाहिए। आज भारत में ये अगर सूझ राजनेताओं के बीच में आएगी, आप अपने अपने पार्टी में ये बात रखेंगे, अपने अपने युवा साथियों को ये बात समझाएंगे, और समाज का अगर जागरण होगा तो बहुत अलग चित्र निर्माण हो सकता है। लेकिन आज अर्थव्यवस्था हावी है राजनीति पर। 2-4 सरकारी संस्थाएं जो खेलती है झूठे आरोप लगाकर, जिसको हम सब लोग कभी ना कभी भुगतते हैं, वो बात केवल नहीं कह रहे होंगे। कुल मिलकर आत्मनिर्भरता की बात एक बाजू करना, लेकिन नदी घाटी को एक इकाई मानो, उसके अंदर की एक योजना बनो, उसके अंदर उपनदी की भी घाटी को एक इकाई मानो, उसका भी एक विकास आराखड़ा बनाओ, और गांव जो एक जीवित जनतांत्रिक इकाई है उसको भी अपना विकास का नियोजन करने का अधिकार जो संविधान ने दिया है वो अमल में लाने दो। ये सोच और समझ जरूरी है साथियों। इसीलिए ये भी है कि हम लोग जब ये पूरी बातें देखेंगे तो और एक बात सोचने की जरूरत है, केवल बड़े बांधों की बात नहीं होती है। एक बात नदी घाटी एक बार खुल गई कि सब संसाधन खुले हो जाते हैं, जंगल भी, रेत भी। आज रेत खनन से क्या होता है, यहाँ महानंदा के सामने लड़ने वाले अनिर्बन भाई आए हैं, यहाँ अत्रेय नदी पर लड़ने वाले विश्वजीत भाई है, हमारे पासारुल भाई इस्लामपुर से आए हैं। सभी को आप पूछिए कि अवैध रेत खनन क्या कर रहा है। अवैध रेत खनन नदियों को बर्बाद कर रहा है। अगर रेत खनन होता है तो क्या हुआ, गड्ढा हो जाएगा, उसमें पानी भरेगा, जहाँ डूबी आने वाली है वहाँ रेत निकाले तो क्या होगा, ऐसा लोग कहते हैं। उसे याद आता है कि जब बंगाल की सभी नदियाँ इच्छामती से लेकर हर नदी में हम जाते थे, तब अपने पन्नालाल बाबू गांधीवादी थे, पन्नालाल दास गुप्ता, उनकी भी पहले सोच थी और वो हमको बताते थे कि अपन ड्रेजिंग करेंगे, हर नदी में ड्रेजिंग करें। अब समझिए, ड्रेजिंग बिल्कुल नहीं करना ऐसा हमारा कहना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के 3 जिलों को बाढ़ ने बर्बाद किया तो हमने पूरा अध्ययन दूसरी बार करके सरकार के सामने रखा। तो यही बात आती है कि ड्रेजिंग भी बहुत सोच समझ कर करना होता है, क्योंकि रेत पानी रोकने वाला साधन होता है। अगर इनलीगल अंधाधुंध सैंड माइनिंग हर नदी में चल रहा है, मैं आपके लिए इनके पास छोड़े हैं कुछ कागज़, आप ले लीजिए कि कैसे हम लोग अभ्यास करें एक एक जगह के रेत खनन का,
कितने ट्रैक्टर्स रेत निकल रहे हैं रोज, कितना गड्ढा कर रहे हैं, इतनी ही बात नहीं है, उसका असर क्या हो रहा है। सबसे पहला असर होता है जल चक्र काटने का। जो सब सरफेस वाटर साइकिल होता है वो रेत खनन खत्म करती है। टीबी या कैंसर ग्रस्त इंसान की जैसी नदी की स्थिति हो जाती है। लोगों को समझता नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अतरेही नदी में, नदी घाटी में एक एक पंछी को बचाने वाले विश्वजीत भाई, जो माइग्रेंट बर्ड्स आते थे उनको बच्चों के साथ जाकर उनके जख्म पर पट्टी बांधने वाले, आज वहाँ 13 पंचायतों को बर्बाद होना पड़ रहा है। उसमें एक हिस्सा रेत खनन का है, दूसरा हिस्सा ऊपर बांधे हुए बड़े बांधों का है। और ये जो तीस्ता का पूरा बांग्लादेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल तीनों को मिलकर जो जलग्रहण क्षेत्र है, वहाँ कितने बांध आज जारी है ये तो अभी लेप्चा भाई बताएंगे। लेकिन वहाँ सिक्किम में करीबन कितने 58 परियोजनाओं पर काम शुरू है। और यहाँ जो आपकी 5 तीस्ता को लेकर योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को भी अगर आप देखेंगे तो एक एक योजना का पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो कहीं आधा अधूरा रहता है। पोस्ट फैक्टो रिव्यू की इसीलिए जरूरत होती है। मैं ये कोसी का रिपोर्ट आपको केवल दिखा रही हूँ। अभी हमारा पीपल्स कमीशन बना क्योंकि 15 कमेटियां बनी कोसी को लेकर, जहाँ 35 लाख लोग बर्बाद हो रहे थे और आज भी होते रहते हैं। कोसी अपना रास्ता बदलती है, कोसी घरों को डुबाती है, 10 लाख लोग तटबंधों के बीच फंसे हुए हैं। हमारे पीपल्स कमीशन ने पूरा अभ्यास करके रिपोर्ट निकाला है। मेरा नम्र सुझाव है कि तीस्ता के बारे में भी एक जन आयोग गठित करके हुए हम लोगों को इस प्रकार का पूरा अध्ययन समाज के सामने, सरकार के सामने लाना जरूरी है। दूसरी बात है कि ये रेत खनन के बारे में तो बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे निर्णय हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2012 का फैसला है 27 फरवरी का, आप खोजिए, नेट पर खोजने वाले युवा साथी भी होंगे। कितने सारे एनजीटी दिल्ली के 2013 के आदेश हैं, मुख्य सचिवों को दिए गए हैं अलग अलग राज्यों के। जब दुर्गा शक्ति नाम की एक IAS ऑफिसर हटाई दी थी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तब की बात है ये। बार एसोसिएशन खड़ा हुआ था उसके साथ, तो बहुत सारे आदेश दिए। आज सबकी अवमानना हो रही है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने जो कहा था कि क्यों इतने लोग कॉन्टेम्प्ट केसेस लेकर हमारे पास आते हैं, क्यों मजबूर होकर उनको आना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में तो खुला कह दिया कि हम तो थक गए हैं इनकी बात देखकर और सुनकर। लेकिन बाकी भी राज्यों में यही हो रहा है कि कानूनों की पालन नहीं, और जो पर्यावरणीय कानून हैं, जो आधार बनते गए हैं, उसको भी अब कमजोर करना, किसानों के खिलाफ कॉर्पोरेट कानून थोपना, हराने के बाद भी बिल गेट्स फाउंडेशन को खेती के क्षेत्र में लैंड रिकॉर्ड्स का काम देना, श्रमिकों के कानूनों को 29 कानूनों को वापस लेकर 4 कमजोर कानून देना। क्या हुआ 70 और 75 साल में इस देश में, ऐसे पूछने वालों को कड़ा जवाब देना जरूरी है कि जो भी आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उन पूरे 75 साल में जन संघर्ष उनसे और संवादशील सरकारों से जो कानून आए, वो कानून कहीं ना कहीं प्रकृति, संस्कृति, जीवन, मानवता बचाने वाले थे। आज बराबर उल्टी दिशा में जा रहे हैं। इसलिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की मैं बात करूं तो यही कहूंगी कि EIA 2020 अभी भी ड्राफ्ट ही है, अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। कदाचित 2024 सबके नजर में है, डर रहे हैं। लेकिन 2020 के वो EIA में कोई भी परियोजना आप बिना मंजूरी आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ने के बाद पोस्ट फैक्टो मंजूरी ले सकते हैं। ये बात आई है। जल परिवहन 22,000 किलोमीटर का जल परिवहन 22,000 करोड़ रुपए का आज देश की कई नदियों के बीच में चलने वाला है। आज नर्मदा में एक बड़ी चुनौती रेत खनन की है, जिसमें केस लड़ी, हम जीत गए, फिर भी चुनौती है। और दूसरी चुनौती क्रूज की है। आप देखिए कि नदियों के बीच में अगर क्रूज चलाने की बात आती है, तो पहला क्रूज जिस पर सभी विदेशी पर्यटकों को लिया था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी जाहिरात की थी, वो तो धंस गया रेत में।
जिसपे 12 लाख का टिकट था। किसके लिए हो रही है ऐसी योजनाएं? क्या प्राथमिकता है इस देश की? हर किसी को पानी पहुंचना चाहिए, हर घर जल नल, ये घोषणाएं तो बहुत होती है। आज भी हमारे बस्ती बस्ती का आंदोलन जारी है, मुंबई में भी हर जगह पे पानी के लिए लड़ना पड़ता है। तो आपको मालूम है, ग्रामीण हो कि शहरी हो, 80% लोग 20% पानी के धनी होते हैं, जिसके लिए वो हंडे लेकर लड़ते रहते हैं। महिलाओं पर सबसे ज़्यादा असर होता है। लेकिन मैं कह रही थी ये पर्यावरणीय कानूनों की बात, जो संविधान के अनुच्छेद 48 जैसे एक एक अनुच्छेद के आधार पर बने हैं, जिसमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति का विकास करना चाहिए। अब विकास शब्द ही इतना भ्रमित करने वाला हो गया है कि विकास क्या है ये कौन कहेगा, कौन तय करेगा, किसके मन की बात तय करेगी? जन जन की बात ही तय करेगी कि विकास क्या है। ये हमको संकल्प लेकर कहना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों को निश्चित रूप से ये पर्यावरणीय कानूनों का अभ्यास करते हुए तीस्ता में बने हुए, घाटी में बने हुए एक एक बांध का भी पोस्ट फैक्टो रिव्यू का कार्य एक युवाओं की टीम लेकर करना पड़ेगा, तो करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे युवा यहाँ उपस्थित है, ये मैं जानती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि क्लाइमेट चेंज को हम भूल नहीं सकते हैं। ये केवल विदेशी मामला नहीं है। पेरिस हो, कोपेनहेगन हो, ग्लासगो हो, जहाँ भी जाकर साइन करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हमको अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन से कन्वेंशन से लेकर हर लॉ की, हर कन्वेंशन, कॉवेनेंट्स, इनकी बात भी करनी चाहिए। ये जो मंजूरी देती है अपने देश की सरकार वहाँ जाकर कि हाँ हम ये करेंगे, हम ये बचाएंगे। अब यूनाइटेड नेशंस ने 10 साल सस्टेनेबल यानी निरंतर विकास होगा ये घोषित किया है। पर अगर निरंतरता यानी अगली पीढ़ी तक कुछ बचा के रखने की बात, इसको कहते हैं निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी। आज वर्ल्ड बैंक हो, जिनको हमने नर्मदा के बारे में तो हराया ही, आज कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, अगर वो हर एक अपने रिपोर्ट में सस्टेनेबिलिटी की, जस्टिस की, इको फ्रेंडली की सब बातें लाते हैं, लेकिन कौन अमल करता है, कौन देखता है कि सही में क्या हो रहा है? हमको ही देखना पड़ेगा। और ये जो अंतरराष्ट्रीय कॉवेनेंट्स है उसकी भी जांच परख करके कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है ये भी देखना पड़ेगा। मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर अगली पीढ़ी के लिए जीवित रखकर उपयोग में लेने की बात है, उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि पानी को छूना नहीं, हम ये नहीं कह रहे जंगल को छूना नहीं, भूमि को छूना नहीं, लेकिन खेती में जैविक खेती नहीं होगी तो हर नदी प्रदूषित हो रही है। अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जिस पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कंट्रोल बोर्ड्स बन गए हैं और इसीलिए उन रिपोर्ट्स को कोई ध्यान नहीं देता। मैं नर्मदा का टेस्ट रिपोर्ट आपको बता सकती हूँ कि नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है, जिसकी परिक्रमा करते हैं हजारों लोग हर साल चलकर 3 साल तक चलते हैं। लेकिन आज जो ऐसी स्थिति है वो किस कारण है? इंडस्ट्रियल एस्टेट्स अपने एफ्लुएंट्स फेंक देते हैं। आप कहेंगे तो क्या इंडस्ट्री जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, पर इंडस्ट्रीज में भी कौन सी तकनीक, कितनी एनर्जी इंटेंसिव एफ्लुएंट्स का कैसे उपयोग करेंगे? कुछ उपयोग करेंगे उससे भी नफा कमाएंगे। जैसे कि शुगर फैक्ट्री की डिस्टिलरी हो जाती है और फिर क्या होता है, रॉय साहब ने देखा है। मुझे लगता है कि ये ध्यान में रखना कि जिस प्रकार से हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जुड़े रहकर भी कौन सी इंडस्ट्रीज, हैंडमेड इकोनॉमी अगर नहीं बढ़ेगी ज़्यादा तो रोजगार भी नहीं बढ़ेगा और प्रदूषण भी नहीं रुकेगा। ये सब बातें बहुत ज़्यादा लंबी खींचने की आज समय नहीं है, पर मैं और एक ही बात कहूँगी कि ये जो नदी है तीस्ता, ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कोसी भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, केवल बिहार की नहीं है, भूटान की भी है। और तीस्ता भी केवल बंगाल की, केवल भारत की नहीं है, बांग्लादेश की भी है। 71% अगर बांग्लादेश में है कैचमेंट, तो हम लोगों को निश्चित ये सोचना पड़ेगा कि ये इंटरनेशनल
कोऑपरेशन जिस देश के साथ हमारा है, ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान हम दुश्मनी है केवल। अरे वहाँ भी यहीं से गए हुए कई लोग हैं, वहाँ के लोगों ने भी अपना योगदान आज़ादी आंदोलन में दिया हुआ था, कईयों ने। वहाँ भी गरीब हैं, बांग्लादेश में भी टेक्सटाइल वर्कर्स हैं। बिल्कुल हमारी यूनियन है टेक्सटाइल मजदूरों की, जिनके लिए मैंने वो स्टॉल लगा के रखा है, क्योंकि 26 महीनों से वेतन बंद है। लेकिन क्या है, हर जगह इस प्रकार के श्रमिक है, इस प्रकार के प्रकृति पर जीने वाले समुदाय हैं। क्या फ़र्क है ना। ये कदम कदम पर सरहद क्यों है, सारी ज़मीं तो तेरी है। इस दुनिया के दामन पर इंसान के लहू का रंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। ये गाने से हम बार बार जन जागरण करते रहे। पर अगर हम लोग फिर भी क्रिकेट हो तो भारत पाकिस्तान, और नदी हो तो भारत बांग्लादेश, इस प्रकार के अगर टुकड़े टुकड़े करेंगे तो हम इंसानियत के भी टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं क्या, ये सोचना पड़ेगा। हाँ, हमारे ज़रूरतें पूरी करके हम एक्सोजेनस सोर्स के रूप में इस्तेमाल करने देंगे, पर बांग्लादेश का तो इतिहास अलग है ना भाई। बांग्लादेश का संघर्ष, उसमें भारत का योगदान, रेफ्यूजीज को लेने तक का योगदान, सब कुछ हमारे आंखों के सामने है। तो आज ज़रूर बांग्लादेश का और भी प्लान है। चाइना ने उनको कुछ डॉलर्स की रकम देने का तय किया है, वो उसकी योजना बनाएगा, लेकिन वो चाइना के साथ या उससे ज़्यादा भारत से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं जब देखा आज वो गजल डोबा में कि एक बाजू पानी भरा है और बस दूसरी बाजू पूरा सूखा है, तो भारत के अंदर भी यही होता है। आज नर्मदा का पानी नीचे नहीं छोड़ते हैं तो नीचे 6000 गुजरात के मछुआरे और किसान हमको लेकर रैली निकालते हैं, क्योंकि समुंदर 60 किलोमीटर अंदर आकर नर्मदा को बर्बाद कर चुका है। ये भारत के अंदर की बात है, पर कहाँ अलग है हम लोग। एक नदी हमको सिखाती है कि वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र बहती है, हवा हमको सिखाती है, क्लाइमेट चेंज हमको सिखाता है, कोरोना भी हमको सिखाता है कि एक से दूसरे तक कैसे पहुंचते हैं। वो ट्रंप को लेकर ट्रंप कार्ड से ही नहीं पहुंचता है, ये प्रकृति कार्ड है जिससे वो पहुंचता है। तो साथियों, हम लोगों को इस पर भी सोचना चाहिए। इस कन्वेंशन में थोड़े समय में इतना सब निर्णय होना अगर संभव नहीं है, तो मैं तो आग्रह करूंगी यहाँ बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को कि आप एक समूह बनाइए और एक ड्राफ्ट बनाइए एग्रीमेंट का कि कैसे हो सकता है। आज मुझे याद आती है राम स्वामी अय्यर जी की, बंसल जी आप उनको जानते होंगे, वो पहले हमारे खिलाफ थे, वो भी भरत झुनझुनवाला जैसे। और हमारे जब चर्चा हुई थी 18 दिन के उपवास के बाद, तब रामस्वामी अय्यर सरकार के प्रतिनिधि थे और हमारे प्रतिनिधि उपेंद्र बख्शी जी थे और ठाकुरदास बंग जी थे। और क्या हुआ कि चर्चा के बाद हमको धोखा दिया गया, साइन नहीं के मंत्री ने ये कहकर कि गुजरात का बहुत दबाव है। लेकिन रामस्वामी अय्यर जी वो 2 दिन की चर्चा सुनकर पूरे बदल गए। उनकी किताब है वाटर लॉस पर, आप जरूर देखिए। और उनको आज मैं इसलिए याद करती हूँ क्योंकि इंडो बांग्लादेश ट्रीटी हो, इंटरनेशनल ट्रीटीज में उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। जैसे गंगा की 1996 में बनी ट्रीटी, कुछ ना कुछ तो जो नदियाँ एक दूसरे के साथ लेकर बहती है वही विश्व बंधुत्व का संदेश देती है एक प्रकार से। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका मतलब आप बंगाल को भूखा प्यासा छोड़ेंगे, क्या, ऐसा नहीं है। इस पर सबको एक विचार होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि हम लोग उनको बर्बाद करें। क्योंकि बांग्लादेश में जब मैं गई थी, ढाका में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था नदियों पर, तो उनका कहना यही था, आपका जो नदियों का नेटवर्क है इतना बड़ा, वो नदियाँ भारत से निकलती है, बांग्लादेश में घुसती है, बांग्लादेश से निकलती है, फिर भारत में आती है। देखिए नदियाँ कितनी उदार होती है।
लेकिन अगर इस प्रकार का जाल एक जगह बांध के रखने से सब पर असर ला रहा है, तो हमको सबका सोचना चाहिए, केवल अपना नहीं। यही मेरा कहना है। मैं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से बात रख चुकी हूँ। हमारे कन्वीनर साथी पासारुल भाई और प्रदीप चटर्जी जी हैं, लेकिन हमने एक नदी घाटी मंच बनाया है। मैं यहाँ अलग अलग नदियों पर काम करने वाले जिनको रेत खनन का मुद्दा उठाना है, हमारे फॉर्मेट्स तैयार हैं और नदी घाटी मंच हमारा बन चुका है। तपस दास भी गंगा की तरफ से इसमें है। मैं आग्रह करती हूँ कि आप सब लोग तीस्ता नदी घाटी की तरफ से इस नदी घाटी मंच पे भी जुड़िए। पूरे जन आंदोलनों के साथी आपको आगे जाने के लिए ज़रूर मदद करेंगे और जल जंगल ज़मीन का उपयोग कैसे करना है वो विकेंद्रित नियोजन हमारा एक पॉजिटिव विकल्प रहेगा। हम केवल विरोध 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 नहीं करेंगे, पर विरोध क्या, सही विकास लाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष हम लोग जो जन आंदोलनों की राजनीति में है, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, पर वो मानते हैं कि हम सब लोग निश्चित रूप से जनशक्ति के आधार पर ही आवाज़ उठाएंगे, तभी सरकार को झुकाएंगे, समझाएंगे और समाज को भी जागरूक करेंगे। मुझे आशा है कि ये कन्वेंशन से तीस्ता की बात बहुत आगे बढ़ेगी। और तीस्ता सेकलवाड़ नहीं है जो हमारी दोस्त है जिसको घेरा जाता है, पर ये तीस्ता नदी है, एक जीवित इकाई है और आप सब लोगों को इसको जीवित रखना है तो निश्चित रूप से आपको लड़ना पड़ेगा। कानूनी और मैदानी दोनों लड़त साथ साथ ले जाने के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। पर दिन रात इस पे झोंक देने वाले हमारे जो बुज़ुर्ग साथी यहाँ हैं, उनके साथ जुड़े हुए युवा साथी हैं और महिलाएं हैं, वो सभी निश्चित रूप से इसको कहीं ना कहीं रास्ता निकलवाने तक छोड़ेगी नहीं, ये मेरा विश्वास है। जिंदाबाद।